चलिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें। आपको पता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की अगर हम बात करें स्क्यूएल की, तो इसमें जो कमांड्स हैं वो मैंने एक दिन और बताया था। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। मैंने बताया था कि स्क्यूएल के जो कमांड्स हैं, या फिर हम यूं कहें तो डेटाबेस में जो भी डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे, रिलेशंस क्रिएट करेंगे, तो आरडीबीएमएस में कमांड से ही सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, और उसके लिए यहां पर हम देखेंगे व्हेन वी से आरडीबीएमएस, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो एवरीथिंग इज रिलेशन। सभी चीजों को रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं या और इसको थोड़ा सा, ठीक है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन इज नथिंग बट, इसी को कहा जाता है टेबल। इसी को क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि टेबल में कुछ भी इंसर्ट करना हो, या इनफैक्ट अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना हो, और डेटाबेस क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन, मैं बार बार आपको बताता हूं, एनी ऑफ द वेब एप्लीकेशन या एनी एप्लीकेशन जहां पर भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर करने की जरूरत है, और जहां भी हम एप्लीकेशन होता क्यों है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैक एंड होगा, फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड के लिए हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग पार्ट को यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग द फॉर्म्स, एक यूजर इंटरफेस डिजाइन करना। और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस का काम आ जाता है। तो डेटाबेस में हमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो, इसके लिए जो लैंग्वेजेस है, डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेज क्या है? आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेजेस स्क्यूएल। आज जो भी हम लोग क्वेरीज पढ़ेंगे उनको आज के आज ही याद कर लेना है, क्योंकि अलग से तो टाइम मिलेगा नहीं। आपको ही पता है इतना कम टाइम है एग्जाम में, तो समय नहीं मिलेगा। जैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, एक तो डीडीएल है। ठीक है, डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वंस वी से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका मतलब जो भी डेटा, इनफैक्ट हम डेटा को ही स्टोर करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, रिलेशंस के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। और जो भी हमारे पास कमांड्स जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए जिनकी नीड है, वो हमारे डीडीएल के कमांड्स हैं। जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ठीक है, इवन रीनेम, ट्रंकेट, रीनेम, ट्रंकेट। तो ये सब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या आएगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएगा क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। तो ये डेटाबेस के डीडीएल कमांड्स हैं। ठीक है, और इवन अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब टेबल भी होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, अभी फिलहाल थोड़े से मैं ब्रीफ कर दूं। उसके बाद डीएमएल। ठीक है, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन सब इन सब कमांड्स का अगर आप इतना लर्न कर लें कि हाउ टू राइट दिस कमांड्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस
स्टेटमेंट्स तो आपका काम चल जाएगा। इसमें डेटा मैनिपुलेशन में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो डिलीट मतलब अगर आप चाहें तो किसी डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं, टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल रिलेशंस, वो सब अपने आप डिलीट हो जाता है। उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो मैनिपुलेशन के लिए यूज हो रहा है। और यहां पर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में डीसीएल की जो कमांड्स हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज जो होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होता है ग्रांट और रिवोक कमांड, जो है याद रखना है आपको, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट एंड रिवोक कमांड होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। कॉमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या है आपका, देखिए सेव पॉइंट होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजेक्शन बीच में कहीं रुक गया तो वापस वो ट्रांजेक्शन वहीं से शुरू होता है, इसलिए सेव पॉइंट कहा जाता है। कमिट का मतलब कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना, तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ठीक है। ये जो कमांड है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, TCL है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड से कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। अब हम बात ये करेंगे, क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर आपको पता है कि जो भी हम डेटा सेव करते हैं तो डेटा जरूरी नहीं कि केवल इंटीजर होगा या केवल कैरेक्टर होगा, मतलब स्ट्रिंग होगा। तो डेटा, ये डेट हो गया, डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें SQL में और हर प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, डेटा टाइप्स की एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सारे टाइप की हम डेटा स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली जो डेटा आपके SQL में होते हैं उसमें स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप एक हो जाता है, फिर इंटीजर, यहाँ पर डेट और टाइम के लिए भी, डेट एंड टाइम भी के लिए भी हम डेटा स्टोर करते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रिंग में, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है varchar। कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है जनरली एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो डेटा टाइप है उसमें इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे कैरेक्टर, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर जैसे 10 लिख दिया, ठीक है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि कैरेक्टर, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप जब डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब वी आर एलोकेटिंग दिस मच स्पेस, मतलब 10 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। 10 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर एलोकेट करता है। और सपोज आपको जो नाम स्टोर करना है वो 4 कैरेक्टर का ही होगा। हो सकता है कि आपको केवल लिखना हो ABCD, आपको स्टोर करना हो, तो इसमें से 4 कैरेक्टर तो यूज होगा, रिमेनिंग जो 6 होगा, रिमेनिंग 6 भी ये एलोकेट कर लेता है, मतलब दिस मच स्पेस इज एलोकेटेड। तो उसके लिए बेटर ये होता है कि वेरिएबल लेंथ
वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप को स्टोर यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये varchar n जो है, ठीक है, मतलब अगर varchar अगर आप देते हैं यहाँ पे डेटा, तो ये जो स्पेस एलोकेट करेगा वो इतना ही एलोकेट करेगा। हो सकता है यहाँ पर हम डिक्लेयर कर दें, रेंज दे दें जैसे 10 15, लेकिन ये केवल उतना ही एलोकेट करेगा जितने का वो कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। क्या होता है? वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। तो नॉर्मली आपको याद होगा कि आप लोग जब भी कोई क्वेरी लिखते थे या लिखते होंगे तो क्या लिखते हैं? varchar 10, varchar 15, varchar 20, ठीक है। तो कैरेक्टर एंड varchar ये जो होता है, इसमें एक और फर्क है कि वैल्यू का रेंज जो होता है कैरेक्टर में 0 to 255 होता है। 0 to 255 जो होता है यहाँ पर रेंज होता है किस चीज का? डेटा का, और मतलब स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का। और यहाँ पर 0 से लेके 65,535 होता है, ठीक है। ये है आपका रेंज। तो ये आपको समझ में आ गया कैरेक्टर एंड varchar डेटा टाइप। ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग को हम इसमें कैरेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे नेम, ठीक है, एड्रेस, etc। और इसके बाद आपको ये समझना है कि इसके बाद इंटीजर, इंटीजर के लिए होता है इंट डेटा टाइप। स्कीवल में इंटीजर ऑक्युपाई जो करता है, इट ऑक्युपाई 4 बाइट स्टोरेज। ये कितना एलोकेट करता है? 4 बाइट एलोकेट करता है इंटीजर, ठीक है, 4 बाइट ऑफ स्टोरेज। और ये इंटीजर के लिए यूज होता है। अगर सपोज आपको डेसिमल मतलब कोई वैल्यू यूज करना है डेसिमल में, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स में, ठीक है, दशमलव में, तो इसके लिए यूज होता है डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप भी 4 बाइट ही एलोकेट करता है। फ्लोट मतलब यहाँ पर आपको पता है कि दशमलव और पॉइंट्स वाले, और इट ऑल्सो ऑक्युपाई 4 बाइट्स ऑफ स्पेस। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इंटीजर और फ्लोट ये दो होते हैं। उसके बाद डेट का जो कमांड है डेट का, इसका फॉर्मेट होता है वाई 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 वाई, मतलब ईयर, MMDD। तो ईयर, मंथ और डेट, ईयर, मंथ और डेट जो होता है ये यूज किया जाता है डेट के लिए फॉर्मेट। और जैसे सपोज ईयर 2023, मंथ 07, और डेट कितना है आज? 10 जुलाई। तो ये इस तरीके से डेट जो है काम करता है, ठीक है। तो डेटा टाइप जो है एक एक करके आपको इतना आइडिया अगर रखते हैं तो इससे आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा आपका, अब हम बात करते हैं, जब हम एक तो डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे कोई भी कमांड्स आप लिखते हैं तो, या कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो, ठीक है। डेटा टाइप हो गया। और एक चीज और आपको, कि डेटा टाइप में आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आपको कीवर्ड्स, एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी अपर केस लोअर केस का कोई पंगा नहीं रहता है। आप जैसे मर्जी आप क्वेरी लिखेंगे, दोनों का मीनिंग जो होता है सेम होता है। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि स्क्यूएल में इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहें। मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। मतलब अगर आप लिख रहे हैं सैलरी, या आप लिखें सैलरी, ये आप पे डिपेंड है, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर अपर केस लोअर केस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्क्यूएल में। तो एक तो ये चीज है कि यहाँ पर स्क्यूएल जो होता है केस इनसेंसिटिव होता है। स्क्यूएल जो कि होता है, क्या होता है? केस इनसेंसिटिव होता है।
मतलब लोअर केस अपर केस का कोई इशू यहाँ पर नहीं है। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी स्केवल का स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, वो एंड होता है एक सेमीकोलन से। ठीक है, स्केवल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेमीकोलन से एंड होता है। वो तो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। डेटा टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे एक और चीज, वो होता है कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट मैं ले चलता हूं आपको सीधा इसके स्लाइड पे। तो थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक से समझना है आपको कि स्केवल एक डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका डिजाइनिंग किस लिए हुआ है, फॉर रिट्रीवल मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस लाइक माई स्केवल, एमएस एक्सेस, स्केवल सर्वर, एमएस एक्सेस तो हो गया, हाँ, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेज, ये सब डेटा डीबीएमएस हैं। डीबीएमएस है तो डीबीएमएस में इसका यूज हम स्केवल का ही करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, फॉर डेटा रिट्रीवल, डेटा को डिजाइन मतलब टेबल क्रिएट करना, डिजाइन करना। ओके, स्केवल को डेवलप किया गया था आईबीएम के द्वारा 1970 में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। ठीक है, कॉन्स्टेंट की हम बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक एक कमांड्स पे, एक एक ईच एंड एवरी कमांड्स। अभी सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। Constraints are the certain type of restrictions on the data values that an attribute can have. Constraint क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई प्राइमरी की दे रहे हैं तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, मतलब प्राइमरी की कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। अगर प्राइमरी की नल हो जाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी रिकॉर्ड को। तो ऐसे में कॉन्स्ट्रेंट होता है सर्टेन रूल जो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स पर एप्लीकेबल होगा, एट्रीब्यूट्स पे लागू होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, तो उसे कॉन्स्टेंट कहेंगे। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि डेटा के करेक्टनेस को इंश्योर करता है। और ये मैंडेट, अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी एट्रीब्यूट के लिए कॉन्स्टेंट जो होता है मैंडेटरी नहीं होता है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रूल। ठीक है, सर्टेन रूल एप्लीकेबल ऑन द एट्रीब्यूट्स, और एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। और आपको पता है कि फिर वहां पर जैसे अगर किसी भी व्यक्ति के कोई भी इंफॉर्मेशन आप सेव कर रहे हैं, जैसे उसका नाम, उसका आधार नंबर या उसका ईमेल एड्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स, एक रजिस्ट्रेशन, एक कुछ भी, तो वैसे में एक तो ऐसा फील्ड होगा जो उसका प्राइमरी होगा जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा यूनिकली। तो उसको हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकता। तो एक रूल इंपोज किया गया किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, तो उसको कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट। तो कॉन्स्ट्रेंट आपको समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे जैसे नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि आप उसे पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, जब स्केवल का क्वेरी आप लिखते हैं तभी आप डिक्लेयर कर देते हैं शुड नॉट बी नॉट नल। ठीक है, तो इंश्योर दैट ए कॉलम मतलब क्या, आपके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कॉलम क्या है, एट्रीब्यूट्स है। तो कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज वेयर नल मीन्स मिसिंग अननोन नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पर नल नहीं हो सकता। यूनिक यहां पर एक होता है, यूनिक भी एक कॉन्स्टेंट है। यूनिक का मतलब इंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ रिकॉर्ड या इन अ रिलेशन। ठीक है, इंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ रिलेशन, यहां पर, और रिलेशन में इनफैक्ट क्या होता है, जो एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है कॉलम होता है। ठीक है, रिलेशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब वो वैल्यू किसी दूसरे में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, डेटा का रिपीटेशन जो है, रिडंडेंसी जो है, उसको कम कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफॉल्ट है, कॉलम आर डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट एंड यूनिक, ये यहां आ गया पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, a default value specified for the column if no value is provided। एक डिफॉल्ट वैल्यू होगा, अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो एक डिफॉल्ट वैल्यू वो अपने आप क्या करेगा,
कंसीडर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की वाला पार्ट अलग है, बट यहाँ पर हम एज ए कॉन्स्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एज अ कॉन्स्ट्रेंट। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर और ब्रैकेट में कर दिया प्राइमरी की। इसका मतलब क्या, हम उसे प्राइमरी की के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड, द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे फॉरेन की, सिमिलरली अदर टेबल में फॉरेन की यूज करते हैं जब ऑलरेडी वो एट्रीब्यूट पहले किसी न किसी टेबल में प्राइमरी की होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इन कमांड्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं एक, और मान लीजिए वो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, किसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो हम डेटाबेस का नाम क्या दे देंगे, कंपनी, और उस कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी मतलब यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस जो है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। और डेटाबेस नेम, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट जो होगा वो होगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम देंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, डेटाबेस और अंडर कंपनी हम क्या कर सकते हैं, अंडर कंपनी हम बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बात थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका जो है लोअर केस अपर केस का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में क्या होता है, ये जो होते हैं क्वेरीज, ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब या तो अपर केस या लोअर केस, आपको यहाँ पर केस का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। बट विंडोज में क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, विंडोज में नॉट रिक्वायर्ड, आप लोअर केस में लिखें अपर केस में लिखें, किसी भी तरीके से लिखें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, बेसिकली इसका जो सिंटैक्स हुआ, सिंटैक्स क्या हुआ, सिंटैक्स हुआ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम जो है ये सिंटैक्स हुआ कोई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और डीबीएमएस, डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर है, इट कैन मैनेज मिलियंस ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेस को ये मेंटेन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके बाद वी नीड टेबल, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टेबल, टेबल मतलब रिलेशन की। तो एक्चुअल रूप से टेबल क्रिएट करने के लिए जो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपके सामने दिखता है कि प्रॉपर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल को क्रिएट करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, पहले टेबल को, रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं और उसके डेटा टाइप और कॉन्सेंट्रेट जो कॉन्स्ट्रेंट है ईच एट्रीब्यूट के, उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल जो स्टेटमेंट है उससे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्रिएट टेबल, टेबल नेम देते हैं, जैसे हमने दे दिया एम्प्लॉई। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट जरूरी नहीं कि हम एप्लीकेबल करें ही, कॉन्स्ट्रेंट का रिक्वायरमेंट अगर है तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम देने के बाद हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। यहाँ पर बीच में हम क्या दे देंगे,
एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम जैसे हमने यहां पर दे दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए इंटीजर में हमने डिक्लेयर कर दिया इंट 10, और यहां पर अगर हमें प्राइमरी की डिक्लेयर करना है तो हम प्राइमरी की भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर ये एट्रीब्यूट प्राइमरी की के रूप में रहेगा तो हम प्राइमरी की इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली हम दूसरे, अगर हम बात करें एम्प्लॉय नेम, ई नेम varchar 20, ठीक है, ई नेम varchar 20, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाता है इससे। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बताइए। आप लोगों को मैं बोला था आप लोगों को पढ़ के आना है, आप लोग पढ़ के आए, बताइए। देखिए इसमें जो साइज होता है ना, संतोष कह रहे हैं सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें समझने वाली बताइए, अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्या किया जा सकता है। कैरेक्टर और varchar में मैंने डिफरेंस आपको बताया कि कैरेक्टर जो है यहाँ पर जो एलोकेट करता है स्पेस, वो स्पेस उतना यूज भी हो जाता है, मतलब वो उतने स्पेस को कहीं ना कहीं यूज एलोकेट कर देता है स्टोरेज को। बट varchar जो है वेरिएबल लेंथ है, मतलब जितना होगा एक्चुअल उतना ही वो एलोकेट करेगा, बाकी को फ्री रखेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके कमांड को पढ़ लेते हैं क्योंकि कमांड से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर दरअसल क्रिएट स्टेटमेंट जो है, क्रिएट स्टेटमेंट का यूज क्या है, क्रिएट स्टेटमेंट का यूज है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हम टेबल को डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट हम किसी के बारे में सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, तो ये टेबल कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा, ठीक है, ये टेबल क्रिएट होगा, और इसमें हमने केवल दो ही एट्रीब्यूट की चर्चा की, मतलब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ई नेम, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और ई नेम, तो इस तरीके से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं इसमें डेटा को इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और फिर वहां पर उनके जगह पे आप वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो कमांड जो होगा वो डीडीएल कमांड नहीं, वो डीएमएल कमांड हो जाएगा, आप वहां पर इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉप का, ठीक है। ये तो हो गया क्रिएटिंग ए रिलेशन और टेबल। यहाँ पर दूसरा जो कमांड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, वो कमांड क्या है, ड्रॉप स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, ड्रॉप स्टेटमेंट, ओके। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना है
कि ड्रॉप कमांड का यूज है टेबल को रिमूव करना, ठीक है, टेबल को रिमूव करना। तो टेबल को जब रिमूव करेगा तो टेबल के डेफिनेशन और डेटा, ठीक है, सबको रिमूव कर देना। क्लियर? तो यहां पर एक बात और समझना है, जैसे ही टेबल को डिलीट किया जाता है उसका डेटा भी क्या होता है, अपने आप डिलीट हो जाता है। तो यहां पर इस बात को समझना है कि ड्रॉप कमांड जो है इसकी सावधानी पूर्वक यूज किया जाता है, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट किया था, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, हमने क्या दिया था, ड्रॉप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होगा, ये किसी भी रिलेशन को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है, उसके सभी डेटा को रिमूव कर देगा। तो इसका यूज क्या है, रिमूव डेटा, डेटा क्या, टेबल पहले, रिमूव टेबल एंड ऑल इट्स डेटा। तो टेबल को और साथ साथ सभी डेटा को क्या करता है, ये ड्रॉप कमांड रिमूव कर देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इसके बाद जो है ये एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड है। इसके बाद जो थर्ड कमांड है वो है ऑल्टर कमांड, ठीक है, ऑल्टर स्टेटमेंट। यहां पर ऑल्टर स्टेटमेंट का क्या यूज है, अगर हमें ऐड करना हो कॉलम्स को, डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो कॉलम्स को और साथ साथ कॉन्स्ट्रेंट को एग्जिस्टिंग टेबल के, तो हम यहां पर यूज करते हैं इसका ऑल्टर, ठीक है। और उसमें अगर कॉलम ऐड करना हो तो हम ऐड लिखते हैं, कॉलम को अगर हमें ड्रॉप करना हो तो हम ड्रॉप यूज करते हैं, मॉडिफाई करना हो तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप का यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। डिलीट करना हो, ठीक है, किसी कॉन्स्ट्रेंट को डिलीट करना हो, टेबल को नहीं, तो हम वहां पर डिलीट भी यूज कर सकते हैं, मतलब ड्रॉप यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टर का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास कोई टेबल है, हमारे पास कोई टेबल है, हम चाहते हैं कि इसके किसी भी कॉलम को, ठीक है, किसी कॉलम को हम चाहते हैं कि डिलीट करना, या एक और कॉलम हम चाहते हैं क्या करना, ऐड करना। तो मान लीजिए कि हमें ऐड करना है यहाँ पर एक और कॉलम, ठीक है। अब हमारे पास जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ठीक है, एड्रेस है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहले से जो टेबल क्रिएट किया हुआ उसमें 3 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और एड्रेस, और हमें एक चौथा एट्रीब्यूट क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो चौथे एट्रीब्यूट जोड़ने के लिए इस एंटिटी के हमें एक कॉलम वहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक कॉलम भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर स्टेटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। और ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, जैसे ऑल्टर टेबल, यहां पर एम्प्लॉई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम किस टेबल में अल्टर कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में हम अल्टर कर रहे हैं। तो अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल नेम हमने अगर दे दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें उसी लाइन में कॉलम नेम डिफाइन करना पड़ेगा और उसका डेटा टाइप, ठीक है। कॉलम नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डेटा टाइप हमें कुछ भी देना पड़ेगा, ठीक है, जैसे इंट 10, ओके। तो ये जो कमांड हो जाएगा ऑल्टर कमांड, ठीक है, इसका जो
सिंटैक्स से क्या है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड, यहाँ पर हम ऐड नहीं लिखे, यहाँ पर हम ऐड यूज करेंगे, ऐड मोबाइल नंबर और उसका डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया। तो इसी तरीके से हम किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, ठीक है, यहाँ पर ऐड कॉलम के लिए ऐड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड का यूज करेंगे, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, ठीक है। इसी तरीके से किसी कॉलम को ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब आप समझिए डिलीट करना, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है किसी कॉलम को, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कॉलम नेम डेटा टाइप, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, डिफाइंड टेबल है, उसमें हम कॉलम को ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। लास्ट में आपको पता है कि सेमी कॉलन लगता है स्टेटमेंट में, स्कीवल के किसी भी स्टेट में क्या लगता है, सेमी कॉलन लगता है, जिससे एंड ऑफ द स्टेटमेंट का पता चलता है। ओके, तो यहां पर ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, या यहां पर हम मॉडिफाई करते हैं किसी कॉलम नेम को, तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, मॉडिफाई जो है यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ऑल्टर टेबल टेबल नेम, यहां पर मॉडिफाई और यहां पर कॉलम नेम, ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ऑल्टर स्टेटमेंट के बाद हमने कौन कौन सा स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल, ड्रॉप स्टेटमेंट, ठीक है, डिलीटिंग अ टेबल मतलब ड्रॉपिंग अ टेबल, उसके बाद ऑल्टर स्टेटमेंट मतलब किसी भी टेबल में हमें कुछ कॉलम को हटाना है या कुछ कॉलम्स को हमें जोड़ना है, तो इसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम को, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कॉलम के डेटा टाइप को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, सपोज इंटीजर है, वायरकेयर है, कुछ भी हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई कॉन्स्ट्रेंट है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, जिसका बहुत ही नेग्लिजिबल यूज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आप रीनेम स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट होगा, रीनेम स्टेटमेंट। रीनेम स्टेटमेंट का मतलब होता है जैसे किसी टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय दिया है, ठीक है, हमने रिलेशन का नाम क्या दिया है, एम्प्लॉय दिया है, ठीक है, और इसको क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम भी हम कर सकते हैं, किसके द्वारा, रीनेम स्टेटमेंट के द्वारा। जैसे यहां पर सिंपली हम रीनेम यूज करेंगे, ओल्ड टेबल नेम देंगे और न्यू टेबल नेम देंगे, ठीक है। यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, रीनेम यूज करेंगे, ओल्ड टेबल नेम टू, यहां पर क्या देंगे, न्यू टेबल नेम, ठीक है। तो ये सिंपली रीनेम कमांड से ही हम क्या करेंगे, किसी भी टेबल को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। जैसे यहां पर एम्प्लॉय टेबल है, तो रीनेम एम्प्लॉय टू ईएमपी, ठीक है, रीनेम एम्प्लॉय टू ईएमपी। इससे ये हो जाएगा कि एम्प्लॉय टेबल का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईएमपी हो जाएगा, ठीक है।
यहां तक हो गया। अब एक स्टेटमेंट और है जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर, SQL के DDL कमांड्स में हमने क्या बताया आपको, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम। तो ये सबका आपको सिंटेक्स पता चल गया। अब हम बात करेंगे ट्रंकेट का, ठीक है। यहां पर अब हम बात करेंगे किसका, ट्रंकेट का। देखिए इसका यूज सिमिलर टू द ड्रॉप टेबल नेम का यूज है, लेकिन ट्रंकेट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी रिलेशन के केवल और केवल उसके एट्रीब्यूट्स के डेटा को जो रिमूव करना चाहते हैं, मतलब हम टेबल और रिलेशन के स्ट्रक्चर को रिमूव करना नहीं चाहते, तो हम ट्रंकेट का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रंकेट का यूज हम किस लिए करेंगे, डेटा को किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के टू डिलीट डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेबल, it will delete only the data structure of table will not be deleted। टेबल के स्ट्रक्चर जो होगा वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल, ट्रंकेट टेबल नेम, इसका जो सिंटेक्स होता है क्या होता है, ट्रंकेट टेबल नेम। जैसे यहां पर अगर हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया है तो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय जो होगा वो सिंपली यहां पर यूज हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ड्रॉप कमांड और इसमें क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। देखिए ड्रॉप कमांड क्या करता है, ड्रॉप कमांड पूरे एक तरीके से टेबल को ही डिलीट कर देता है, मतलब उसके मतलब कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स, मतलब स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगा। ट्रंकेट क्या करेगा, स्ट्रक्चर वुड बी सेम, एवरीथिंग इज सेम, केवल डेटा को क्या कर देगा, टेबल के सभी डेटा को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल नेम इसके लिए यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे मैं आपको बता दूं, इतना सिंपल है, ज्यादा एग्जाम्पल की भी क्या नीड है। जैसे यहां पर कोई टेबल है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय कोई रिलेशन है और यहां पर एम्प्लॉय आईडी है, EID है, EID है, और यहां पर नेम है, और यहां पर डेटा स्टोर है सबका। अब हम चाहते हैं जैसे यहां पर ID 1 है, नेम है AB, ठीक है, ID 2 है, नेम है ABC। अगर आप चाहते हो इस टेबल को ट्रंकेट करना तो ये डेटा क्या हो जाएगा, डेटा यहां से डिलीट हो जाएगा और ये केवल ब्लैंक क्या बच जाएगा, केवल ब्लैंक ये बच जाएगा यहां पर एम्प्लॉय ID और नेम, ठीक है। बाकी जो है एज इट इज ये खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ट्रंकेट टेबल मतलब आप फिर नए डेटा यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर देंगे, पुराने डेटा को डिलीट कर दिए, तो इसके लिए ट्रंकेट टेबल नेम यूज होगा। लेकिन जब आप ड्रॉप करेंगे इसको, तो ड्रॉप करते ही क्या होगा, ये टेबल एम्प्लॉय ही डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब आपको दोबारा से फिर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप क्या करेंगे, उसे ट्रंकेट करके दोबारा से डेटा इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सब कमांड जो हमने पढ़ा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है इसको, इन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। हम अगर कॉलम की नीड है तो हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉलम, कोई कॉलम अगर एक्स्ट्रा है तो उसे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं या ट्रंकेट कर रहे हैं, ये सब काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो डेटा को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, टेबल को, व्यूज को, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूं
कि आप लोग हैं क्लास में या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्लास छोड़ करके कॉफ़ी चाय में लगे हुए हैं। इससे सिंपल वे क्या होगा बताइए, इससे सिंपल वे क्या हो सकता है? देखिए प्रतिभा, DQL का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो देखिए कहीं कहीं पे वो मतलब है, हालांकि सेलेक्ट जो है वो DQL के अंदर आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है उसमें। देखिए ट्रंकेट में क्या करता है, ट्रंकेट केवल स्ट्रक्चर रह जाता है, ठीक है, और यहाँ पर केवल इसमें डेटा डिलीट करता है, बाकी स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। जैसे एम्प्लॉई आईडी है, तो एम्प्लॉई आईडी एलोकेट सम स्पेस, तो वो एज इट इज रहेगा। नेम एलोकेट सम स्पेस, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। बताइए, कोई डाउट है जेन्युइन तो बताइए, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो। ड्रॉप और ट्रंकेट के एग्जाम्पल विक्की जी ये बताया तो सही। अगर ड्रॉप होगा तो ये कंप्लीटली टेबल ही क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब यू हैव टू क्रिएट अ न्यू टेबल, न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा ड्रॉप कमांड अगर आप यूज करते हैं तो। एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू ऐड कॉन्स्ट्रेंट। देखिए कॉन्स्ट्रेंट जो है, दिस इज द सिंपल वे। जैसे अगर कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है तो डेटा टाइप के साथ में आप कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, डेटा टाइप साइज दे करके कॉन्स्ट्रेंट वहां पे लिख सकते हैं, जैसे प्राइमरी की, नॉट नल। तो कॉन्स्ट्रेंट जो होता है, इट्स सिंपल वे, केवल आप क्या कर सकते हैं, वहां कॉन्स्ट्रेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे क्रिएट टेबल एम्प्लॉई, एम्प्लॉई आईडी, ठीक है, एम्प्लॉई आईडी, यहां पर आप डेटा टाइप इंट 10, और यहां पर आप कांस्टेंट दे सकते हैं नॉट नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका, साथ में आप कांस्टेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है DDL कमांड्स के बाद DML के कमांड्स। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स, और इसमें आपने अभी पढ़ा
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा को, जो टेबल में ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है उसी डेटा के साथ क्या है, मैनिपुलेशन करना। ठीक है, जैसे अपडेट करना, ठीक है, डिलीट करना, इंसर्ट करना और सेलेक्ट। हालांकि जो सेलेक्ट कमांड है ये कई जगहों पर आपको ऐसा दिखेगा और वैसे है भी। ये DQL अगर आपसे अलग से पूछा जाता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो DQL होता है एक, तो उसमें सेलेक्ट आता है। ठीक है, DQL के अंदर सेलेक्ट आता है, लेकिन अगर कई जगहों पर क्या लिखा जाता है, ये DML का पार्ट माना जाता है। अगर ऐसा कभी एग्जाम में आए तो वही या तो ये दिया रहेगा, नहीं तो वो दिया रहेगा। ठीक है, तो DQL मतलब यहाँ सेलेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम जो है इंसर्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इंसर्ट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में पहला क्या है, इंसर्ट। अब होता क्या है, जैसे हम डिफाइन कर देते हैं, किसी टेबल को डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर हमने टेबल एक डिफाइन कर दिया था, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ई नेम। हमने दो ही एट्रीब्यूट लिया है, मतलब दो कॉलम लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सपोज ये बैकएंड में है, फ्रंट एंड में हम क्या एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, उसमें हम एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करना है हमें, तो यहाँ पर कमांड हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड का ही यूज करते हैं। ठीक है, और टेबल का नेम आपको पता होना चाहिए, ये टेबल क्या है, ये टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल क्या है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में है, वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉइज, मतलब हम एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद वैल्यूज। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वैल्यूज, और यहाँ पर वैल्यू क्या हम इंसर्ट करेंगे, 001। ठीक है, एंड नेम ABC। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका जो होगा, ये पूरा आपका सिंटेक्स बनेगा। ओके, मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2, यहाँ पर दो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर दिए। ठीक है, और दोनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 001 और यहाँ पर ABC। तो अब आपको एक बात समझना है, आपसे केवल सिंटेक्स पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, आपसे इनके सिंटेक्स पूछ लिया जाएगा, आपसे इनका ये पूछ लिया जाएगा कि इंसर्ट स्टेटमेंट है ये किस में आएगा, या DML DTL इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट कमांड का यूज है आपके टेबल और रिलेशन में डेटा को इंसर्ट करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सेलेक्ट। सेलेक्ट का नॉर्मल यूज है, हम क्या करते हैं, डेटाबेस के जो डेटा हैं उनको व्यू करना चाहते हैं, या टेबल के इंफॉर्मेशन को व्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, और किसी पार्टिकुलर कॉलम को अगर हम देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो या तो हम पूरा टेबल देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम किसी एक पार्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे, वहां पर जो है हम क्या करेंगे, स्टार स्टेरिस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑल द कॉलम्स, यहां पर क्या होगा, ऑल द इट शोज ऑल द कॉलम्स, ये सभी कॉलम को शो करेगा।
नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को देखना है कि सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई। तो यहां पर क्या होगा, ओनली द कॉलम, ओनली कॉलम एम्प्लॉई आईडी, EMP आईडी विल बी व्यूड, मतलब केवल हम एम्प्लॉई आईडी कॉलम को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेलेक्ट। ठीक है, एंड सेलेक्ट के बाद एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज भी यूज होता है। सेलेक्ट में एक वेयर क्लॉज यूज होता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर, मतलब वेयर क्लॉज करके हम मतलब कॉलम को, किसी कॉलम को यहाँ पे स्टार नहीं, सेलेक्ट कॉलम नेम हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से टेबल नेम और वहां पर वेयर कंडीशन लगा सकते हैं जो पार्टिकुलर रिकॉर्ड को शो करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम वेयर कंडीशन भी लगाते हैं, जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प आईडी इक्वल टू 001। तो हम केवल और केवल जिस एम्प्लॉई की आईडी 001 है, हम किसी केवल उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कॉलम क्या है, मल्टीपल कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू 001। तो यहाँ पर पूरा एम्प्लॉई आईडी 001 का एक रिकॉर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी इक्वल टू EID इक्वल टू 001। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड केवल यहाँ पर शो होगा, उस रिकॉर्ड में क्या रहेगा, EID और यहाँ पर ई नेम, क्योंकि दो ही एट्रीब्यूट है तो दो ही शो होगा, जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने शो होंगे। मतलब एक रिकॉर्ड, एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड जो होगा वो शो होगा यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करने से। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट आप समझ गए। ठीक है, अब हमें सेलेक्ट के बाद इंसर्ट हो गया, वैल्यूज को इंसर्ट करना किसी भी टेबल में, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किया उसके वैल्यू सेलेक्ट करना, मतलब उसे व्यू करना, उसे देखना। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपडेट। ठीक है, अगर हमें वैल्यूज को अपडेट करना है और पहले से वैल्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तीसरा यहां पर होता है हम उन वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना मतलब मान लीजिए किसी टेबल में हमने एम्प्लॉई आईडी, ठीक है, 001 है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हमने एक टेबल को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, वैल्यूज भी इंसर्ट किया है, जैसे एम्प्लॉई आईडी 001, यहाँ पर हम नेम ऑलरेडी दे चुके हैं, मान लीजिए XYZ। ठीक है, एड्रेस हम दे चुके हैं पटना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एड्रेस को ही अपडेट करना है। मान लीजिए इस एम्प्लॉय के एड्रेस को अपडेट करना है, मतलब ये पूरी रिकॉर्ड को हमें किसी वैल्यू को अपडेट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपडेट कमांड यूज करके हम यहाँ पर सपोज एड्रेस पटना से दिल्ली अपडेट करना है, तो हम पटना से दिल्ली अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। और जब किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो यहाँ पर मैंने एक बात बताया आपको, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे। कौन सा क्लॉज,
वेयर क्लॉज यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये टेबल मान लीजिए एम्प्लॉई है, अपडेट टेबल, ये क्या है, एम्प्लॉई है, ठीक है। अपडेट टेबल एम्प्लॉई, यहां पर क्या हम कर सकते हैं, यहां पर सेट यूज करेंगे, सेट ऐड इक्वल टू दिल्ली वेयर EID, मतलब एक हम प्राइमरी की तो यहां पर यूज करेंगे ना जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा इस रिकॉर्ड को, इसलिए तो हमने प्राइमरी की यूज किया है, वेयर EID इक्वल टू 001, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से सेट कॉलम 1, मतलब कॉलम और वैल्यू, तो यहां पर कॉलम हमारा क्या था, एड्रेस, और क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हम एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर हमने ये जान लिया कि अपडेट करने के लिए हमें कोई भी रिकॉर्ड का कोई भी वैल्यू क्या करना है, अपडेट करना है, तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो ये सिंटेक्स रहा, अपडेट टेबल, टेबल नेम, बेसिकली यही है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, वेयर EID इक्वल टू 001। तो इससे क्या होगा, यहां पर अपने आप एड्रेस क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ओके। तो वेयर क्लॉज यहां पर यूज होता है, वेयर क्लॉज का यूज किस लिए होता है, विच रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड, विच रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड, विल बी स्पेसिफाइड बाय द वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के द्वारा वो क्या होगा, अपडेट होगा। तो वेयर के बाद क्या यूज करेंगे हम, कंडीशन, तो कंडीशन हमने क्या यूज कर लिया, एम्प्लॉई ID इक्वल टू वेयर, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पर एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा वेरीफाई कर लूं।
यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, मैं उसी को वेरीफाई कर रहा था। यहाँ पर हमें टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल हम अपडेट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, ठीक है। केवल यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 001, तो इससे ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपडेट के बाद जो हमारा कमांड उसमें रिमेनिंग था वो क्या था, उसको देख लेते हैं। अपडेट के बाद डिलीट, ठीक है। डिलीट में अगर हमें सपोज करो कोई रो को डिलीट करना है, ठीक है, तो ये आई थिंक इसका फोर्थ स्टेटमेंट है, डिलीट। तो डिलीट में यहाँ पर जैसे वहां पर हमने पढ़ा कि ड्रॉप जो है, ड्रॉप का यूज किया जाता है, किसी टेबल को ड्रॉप कर देना, किसी टेबल को डिलीट कर देना, और वहां पर हम ट्रंकेट यूज करते थे कि टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसका डेटा डिलीट होगा। यहाँ पर हम डिलीट किसी टेबल को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम डिलीट करने को चाहें तो यहाँ पे हम टोटल रो को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम कंडीशंस यूज करें, किसी पार्टिकुलर रो को डिलीट करें, मतलब वेयर कंडीशन यहाँ पे हम यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका यूज जो है रो को, टेबल के रो को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, यूज टू डिलीट रो ऑफ अ टेबल। किसी टेबल के रो को डिलीट करने के लिए इसका स्टेटमेंट इसका यूज किया जाता है। लेकिन इस केस में सिंटैक्स क्या होगा, इस केस में सिंटैक्स जो होगा सिंटैक्स यूज किया जाएगा डिलीट यहां पर जैसे अगर एक रो को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल। अगर मान लीजिए कि हमारे पास टेबल है वो एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय, तो डिलीट फ्रॉम हम एम्प्लॉय करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहां पर हम कंडीशन यूज करेंगे, कोई जो कंडीशन है, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन यूज करेंगे कि वेयर आईडी इक्वल टू दिस दिस दिस। तो ये क्या करेगा, उस पार्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने वाले उस रो को केवल ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो सपोज हमें एक रो को डिलीट करना है तो उसके हम आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 001, मतलब एक जो है वहां से रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर हमें सभी रो को डिलीट करना है तो ये पॉसिबल है कि हम टेबल को डिलीट किए बिना हम उसके रो को डिलीट कर दें, ठीक है। इसका मतलब है कि टेबल का स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट और इंडेक्सेस वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सिंपली डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करके डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करके वी कैन डिलीट ऑल दी रोज। हम क्या कर सकते हैं, सभी रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, सभी रो को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिलीट कमांड। इस केस में क्या हुआ कि टेबल का स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट विल रिमेन सेम, मतलब स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट विल नॉट बी डिलीटेड, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे किस कमांड्स की, अब हम लोग बात करेंगे डीसीएल कमांड्स की, ठीक है। मतलब डीडीएल हो गया हमारा
DML हो गया। अब हम लोग बात करेंगे DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में सबसे पहले आपको समझना है कि कुछ क्वेरीज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इसमें ऐसा होता है कि किसी डेटाबेस में प्रिविलेज ग्रांट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिविलेज ग्रांट करने के लिए एक तो यूज किया जाता है यहाँ पे ग्रांट। ग्रांट मतलब एक्सेस, डेटाबेस पे या टेबल पर एक्सेस ग्रांट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे किसी पर्सन को ये ग्रांट किया जाता है तो उस केस में यहाँ पर प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। तो ये यूज किया जाता है फॉर द ग्रांट कमांड फॉर एक्सेस प्रिविलेजेस। एक्सेस प्रिविलेजेस ग्रांट करने के लिए किस पे? डेटाबेस पे। डेटाबेस पे एक्सेस प्रिविलेज का मतलब होता है कि उस डेटा को कौन देख सकता है या उस डेटा को कौन अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो प्रिविलेज जो ग्रांट किया जाता है, यूजर को एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है डेटाबेस का। ठीक है, और उससे मान लीजिए कि जैसा कोई मैनेजमेंट में कोई आता है, जैसे कोई बैंक में है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख सकता है, तो उसको वहां पर क्या ग्रांट किया गया है? उसको ग्रांट किया गया है एक्सेस प्रिविलेज, कि वो सर्टेन डेटा को देख सकता है। लेकिन जैसे ही वो जॉब छोड़ता है, ठीक है, जैसे ही वो जॉब छोड़ता है उसकी राइट्स को क्या कर दिया जाता है? उसके प्रिविलेज को वापस कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिवोक कर देना। उसको क्या कर दिया जाता है? रिवोक कर देना। मतलब यहां पर उसके प्रिविलेज को क्या कर लेना? विड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसका मतलब विड्रॉ एक्सेस प्रिविलेज। जो एक्सेस उसे मिला था उसे क्या कर लिया? विड्रॉ कर लेना। तो इसके लिए रिवोक कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो कमांड्स यूज किए जाते हैं, मतलब जो सिंटैक्सेस यूज किए जाते हैं, वो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रांट की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रांट की सिंटैक्स की, तो ये सिंटैक्स जो होता है इसमें हम एक तो ग्रांट का यूज करते ही हैं, क्यों ग्रांट, और फिर वहां पर प्रिविलेज का नेम भी कुछ ना कुछ दिया रहता है। ठीक है, ग्रांट प्रिविलेज का नेम मान लीजिए कि रीड करना केवल अगर दिया गया है, प्रिविलेज नेम जो डेटाबेस में जो डिफाइन किया गया है, प्रिविलेज नेम। अब मान लीजिए जो प्रिविलेज नेम दिया गया, जैसे कि रीड दिया गया है, जो कुछ भी डेटाबेस में डिजाइनर्स ने जो आपका प्रिविलेज का नाम दिया है, तो ग्रांट प्रिविलेज, और उसके बाद जिस डेटा नेम पे ऑन, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, कोई डेटाबेस नेम है, तो उस चीज को आपको पता है, हर चीज को यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं? हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्टेन डेटाबेस है, जैसे कस्टमर डेटाबेस है, ठीक है, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद किसको हम देते हैं? यूजर को। तो यहां पर हम यूजर नेम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट टू यूजर नेम, और उसका रोल। ठीक है, वो रोल क्या है? मान लीजिए वो मैनेजर है या जो कुछ भी है, तो रोल नेम। ठीक है, यूजर नेम और उसके बाद रोल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको ग्रांट करते हैं। मतलब ये एक क्वेरी जो होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी इसका देना पड़ता है। ग्रांट प्रिविलेज नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस में मैं इंक्लूड कर दूंगा जिससे कि आपको पूरा क्वेरी का पता चल जाए। और सिमिलरली जैसे ही ये होता है वैसे ही
यहाँ पर केवल और केवल ग्रांट के जगह पर यहाँ पर रिवोक का हम यूज कर लेते हैं, तो उसका जो एक्सेस ग्रांट किया गया वो रिवोक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की। ठीक है, ग्रांट और रिवोक आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं क्या, TCL कमांड्स। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में जो कमांड्स हैं, इन जिस कमांड में जो डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहां पर कॉमिट यूज किया जाता है, उसके बाद सेव पॉइंट, उसके बाद रोल बैक। ठीक है, डेटाबेस में जो भी काम हुआ है वहां तक उसको सेव करने के लिए यहाँ पर कॉमिट यूज किया जाता है। मतलब जो भी अपडेशन मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो वहीं पे क्या करता है, कॉमिट कमांड स्टेटमेंट क्या करता है, ये सेव कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉमिट और सेव पॉइंट में क्या डिफरेंस है, सेव पॉइंट यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम कुछ भी स्टेटमेंट और क्वेरी के बाद में उसे हम चलाते हैं उसके बाद हम इसका यूज करते हैं, कॉमिट का यूज करते हैं टू सेव ऑल द वर्क डन। जो भी काम हुआ उसको सेव करना, वहीं पे जितना काम हुआ उसको सेव कर देना। और सेव पॉइंट का यूज करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो ट्रांजेक्शन फंस गया, जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फंस गया, तो वो वहीं से आकर के दोबारा से क्या होता है, रोल बैक होता है। तो रोल बैक करना मतलब आइडेंटिफाई द पॉइंट, उस पॉइंट को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, जहां से क्या करना है, जहां से विच कैन बी लेटर रोल्ड बैक, वहां से वो क्या कर देना, वहीं से बैक कर देना, रोल बैक कर देना। तो इसके लिए सेव पॉइंट यूज किया जाता है। ठीक है, और एक कमांड यूज होता है जो रोल बैक कमांड है। रोल बैक कमांड का जो पर्पस होता है ये होता है कि मान लीजिए कि कॉमिट हुआ, कॉमिट मतलब जो भी काम हुआ वो सेव हुआ। ठीक है, तो उसको लास्ट जो सेव हुआ, कॉमिट हुआ, उसको रीस्टोर करना है। रीस्टोर कैसे करना है, ओरिजिनल, ये रीस्टोर करता है, रीस्टोर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कि डेटाबेस में एक बात होता है कि डेटाबेस में कुछ भी अपडेट हुआ, चेंजेस हुआ, उसको कॉमिट कर देना, मतलब सेव कर देना। ठीक है, रोल बैक का मतलब रीस्टोर कर देना, जो भी सेव हुआ है उसको हटा देना, मतलब उसको इरेज करके उसको पुराने फॉर्म में रीस्टोर कर देना, ओरिजिनल। सेव पॉइंट की कोई ट्रांजेक्शन है, किसी एक पॉइंट तक पहुंचा, उस पॉइंट तक दोबारा जब ट्रांजेक्शन हो तो उसी पॉइंट से वो क्या हो, आगे बढ़े, तो उसके लिए सेव पॉइंट यूज होता है। तो कॉमिट, सेव पॉइंट, और यहां पर कॉमिट में तो कॉमिट केवल सिंटेक्स में कॉमिट ही यूज हो जाता है, रोल बैक में केवल रोल बैक, और सेव पॉइंट में सेव पॉइंट का एक नेम देना पड़ता है। एक केवल इसका सिंटेक्स जो होता है वो आपको याद करना है, वो होता है सेव पॉइंट, और यहां पर सेव पॉइंट नेम। ठीक है, सेव पॉइंट का कोई नेम दिया जाता है। यहां पर कॉमिट में ये तो जैसे होता है नहीं, जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं या कंट्रोल एस करते हैं, उसी तरीके से ये कंट्रोल एस है, मतलब हमने सेव कर दिया, जो भी अपडेट हुआ, जो भी चेंजेस हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ,
हमने कंट्रोल जेड कर दिया, मतलब रिस्टोर कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज किया जाता है डेटाबेस में। ओनली टू दीज क्वेरीज हेल्प्स इन द ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो इसके बाद हमें अभी इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस होते हैं जैसे मैथमेटिकल फंक्शन का क्या यूज है, या डेट एंड टाइम फंक्शन का क्या यूज है। वेयर क्लॉज का यूज होगा जब मान लीजिए कोई रिकॉर्ड है और कुछ किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ अपडेट करना है, जैसे कोई कहीं पर कोई आईडी अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो किसी एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड में ही होगा, तो वहां पर नॉर्मली हम वेयर कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। ओके देन बाय। कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यहीं से आपके डाउट्स वगैरह से ही आगे बढ़ेगा, और एक बार क्विक रिवीजन होगा, और फिर क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, तो क्वेश्चन से भी क्लियर होगा, ठीक है।